हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज अपन चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन को मैं शॉर्ट में लिखता हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन ने दिए थे 3 लॉ। कितने लॉ दिए थे? 3 लॉ। इससे पहले क्या डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में अपन ने इंट्रोडक्शन में, फोर्स क्या होता है, मतलब फोर्स ही कोज होता है मोशन का। ठीक है, फोर्स कोज होता है मोशन का। उसके बाद फर्स्ट लॉ क्या कहता है, उसके बाद मोमेंटम क्या चीज होती है, सेकंड लॉ क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, तो फिर से थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं कि अगर आपके पास कोई बॉडी है, लाइट से इसका मास m है, इसका मास कितना है m, अगर ये रेस्ट पे, अभी ये रुकी हुई है रेस्ट पे, तो ये रेस्ट पे ही रहेगी जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए। ये बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी, मतलब जिस स्टेट में है ना उसी स्टेट में रहेगी। अगर ये बॉडी, समझना, कोई दूसरी बॉडी, अनदर बॉडी, अगर ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है, दिस इज द m1 एंड दूसरी बॉडी m2, अगर ये v वेलोसिटी से चल रही है और ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है, कैसी सरफेस? फ्रिक्शन लेस, नो फ्रिक्शन, तो ये v वेलोसिटी से चल रही है, तो ये v वेलोसिटी से ही चलती रहेगी। ये v वेलोसिटी से इस सरफेस पे चलती रहेगी, कभी ये रुकेगी नहीं जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए। अगर मैं आगे हाथ रख दूं तो ये रुक सकती है। समझ में आ रहा है ना? यानी कि फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी है उस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करे तब तक वो जिस भी स्टेट में है उस स्टेट में रहेगी। और इससे बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, इस फर्स्ट लॉ को ही बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ये चीज मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूं, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया मींस क्या? Law of inertia. Inertia means what? Inertia. Law of inertia. Inertia means what? Inertia means a resistance to change. यानी कि चेंज का रेजिस्टेंस करना, उसका विरोध करना। रेजिस्टेंस टू चेंज, चेंज नहीं होने देना। एक तरीके से इनर्शिया बॉडी के मास को भी प्रोपोर्शनल होता है। जैसे inertia of a body proportional to mass of body, mass of body। सर कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक पत्थर है 1 किलो का, कितने किलो का? 1 किलो का, तो उसको चलाने के लिए, 1 किलो का पत्थर है, उसको चलाने के लिए कम फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। एक बार चल गया तो फिर वो आराम से चलेगा। लेकिन कोई बड़ा पत्थर है, समझो 100 किलो का स्टोन है, बहुत बड़ा, 100 केजी का, अगर उसको एक तो ज्यादा फोर्स चाहिए, मतलब वो उसकी स्टेट को चेंज मुश्किल से करेगा, और एक बार चलना स्टार्ट हो गया ना तो उसको रोकना भी मुश्किल हो जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मतलब जिस भी स्टेट में होता है ना उस स्टेट में वो चलता रहना चाहेगा। तो समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बेसिकली फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन लेस कोई भी सरफेस आज तक पॉसिबल नहीं है। ये केस होता है आइडियल केस, आइडियल कुछ भी नहीं है। ये केस कैसा केस है? आइडियल केस। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। आपने कभी ऐसा महसूस भी किया हो कि आप बस में खड़े हो, अचानक बस स्टार्ट होती है तब पीछे की तरफ झुक जाते हो, तो समझ में आया नहीं? ऐसा क्यों? देखो आपके पैर है ना, पैर बस की सरफेस से ऐसे कांटेक्ट में होते हैं। पैर बस की सरफेस से, जो नीचे वाली सरफेस, उससे आपके पैर कांटेक्ट में है। ठीक है, बस आगे बढ़ी ना तो फ्रिक्शन फोर्स ने आपके पैर को रोक दिया, और आपकी बॉडी तो पहले कहां थी? रेस्ट में। एकदम बस चली तो पैर भी आगे आगे चल गए, लेकिन आपकी बॉडी पीछे, पीछे की तरफ झुक जाती है। तो समझ में आ रही है? और अगर बस एकदम अचानक ब्रेक मारे तो क्या होता? बॉडी तो तुम्हारी सेम मोशन में होती है, तो ऊपर वाले पार्ट को रोकने के लिए कोई नहीं होता, इसलिए ऐसे झुक जाता है आगे की तरफ। तो समझ में आ रहा है नहीं? तो ये था फर्स्ट लॉ। उसके बाद मैंने मोमेंटम डिफाइन किया कि मोमेंटम होता क्या है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम बेसिकली मास इनटू वेलोसिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी वैल्यू होती है मास इनटू वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज डिफाइंड एज व्हाट? मोमेंटम ऑफ बॉडी। मोमेंटम ऑफ बॉडी। अब समझना, मास इनटू वेलोसिटी। मास क्या होती है इसकी? किलोग्राम। वेलोसिटी क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो इसकी यूनिट भी आप लिख सकते हो, ये इसकी यूनिट है।
इसकी क्या है यूनिट। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम क्या लिख सकते हो, मास तो m1, वेलोसिटी क्या मीटर पर सेकंड, मीटर मतलब क्या l1, पर सेकंड क्या t की पावर -1। इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख लिया, इसका क्या लिख लिया हम लोगों ने, डायमेंशन फॉर्मूला लिख लिया। तो मोमेंटम के बारे में आइडिया लग गया। अब देखो कोई बॉडी है उसका मोमेंटम चेंज कर रहा होगा, अब समझना इस सेकंड लॉ कहां से आया, मोमेंटम से जुड़ा होगा, देखते रहना फटाफट ये चीज नोट कर लो, जितना बोर्ड पे लिखवा रहा हूं लिखते जाओ। इनर्शिया का मतलब समझना आना चाहिए तुम लोगों को, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। ओके चलिए, तो मोमेंटम से आइडिया आया न्यूटन सेकंड लॉ का। कैसे मोमेंटम से आइडिया आया कि अगर कोई बॉडी है उसका मास m है और उस पे एक फोर्स में F लगा हुआ, उस पे क्या फोर्स लगा हुआ F, तो इसकी इनिशियली रेस्ट पे थी और ये सरफेस फ्रिक्शनलेस, सरफेस कैसी फ्रिक्शनलेस, मतलब और कोई फोर्स कंसीडर नहीं कर रहा है, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स F। तो ये फोर्स क्या करेगा, जितना ज्यादा फोर्स होगा ना उतनी ज्यादा वेलोसिटी आएगी, जितना ज्यादा फोर्स होगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी आएगी। अच्छा, और अगर ये मास छोटा होगा तो वेलोसिटी एकदम ज्यादा आ जाएगी। कहीं ना कहीं ये फोर्स मोमेंटम से रिलेटेड था, मास इनटू वेलोसिटी, किससे रिलेटेड था, मास इनटू वेलोसिटी। तो जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा मोमेंटम चेंज करेगा। मतलब उन्होंने बोला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम with respect to time is defined as what, force। rate of change of momentum is defined as force। क्या डिफाइन किया जाएगा, फोर्स। और फोर्स के बारे में डिटेल में बता दिया। यहाँ एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की आता है, k की वैल्यू 1 ले लो, और ये सब एनसीईआरटी में किया है। तो उसके बाद d upon dt एंड दिस इज द मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ से मास को कांस्टेंट मानते हैं, ऐसा समझते हैं कि 2 किलो की बॉडी थी, इस बॉडी का वेट कितना, मतलब मास कितना था 2 kg, तो 2 kg है ना वो चेंज नहीं होता, तो मास बाहर आ जाएगा और dv/dt एक्सेलरेशन बन जाएगा। dv/dt क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन बन जाएगा। तो यहां से आ जाता है ma, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या समझ में आया क्या, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो यहां से एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू आ जाएगा फोर्स अपॉन मास। एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना आ जाएगा, फोर्स अपॉन मास। क्या समझ में आया है, ये फोर्स कौन सा फोर्स है, ये बॉडी पे नेट फोर्स है, नेट एक्सटर्नल फोर्स, ये लाइन याद रखना। F क्या है, नेट एक्सटर्नल फोर्स। नेट का मतलब टोटल, अगर यहां तो मैंने एक फोर्स लगाया, 2-3 फोर्स लगाते ना तो उन सब का सम करना पड़ता, उन सब का क्या करना पड़ता, सम करना पड़ता। F इक्वल टू ये सब आया। तो कई किताबों में तुम्हें ऐसे भी दिख सकता है कि अगर एक बॉडी पे मोर देन 1 फोर्स लग रहा है, मोर देन 2 फोर्स लग रहा है, तो देखो क्या होगा कि अगर ये बॉडी है और इस पे फोर्स इधर की तरफ लग रहा है F1 और इस साइड से लग रहा है F2, F1 की वैल्यू मैं 20 न्यूटन ले लेता हूं और F2 की मैं वैल्यू 10 न्यूटन ले लेता हूं। तो इस बॉडी पे और इसका मास 2 kg, ठीक है, एग्जांपल से तुम्हें समझाऊंगा। एग्जांपल फर्स्ट देखिए, तो इस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा, सवाल है कि कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। बॉडी का एक्सेलरेशन तुम कैलकुलेट कर, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, सिंपल सा तरीका, इस बॉडी में नेट फोर्स कितना, इधर से 20 का धक्का लग रहा है, उधर से 10 का धक्का लग रहा है, तो इसको मैं पॉजिटिव मान लूं, तो इस तरफ पॉजिटिव फोर्स 20 न्यूटन, इस तरफ नेगेटिव फोर्स 10 न्यूटन, तो दिस इज द नेट फोर्स, दिस इज व्हाट, नेट फोर्स, और नेट फोर्स इज व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो तुम्हें कहीं ना कहीं आइडिया लगेगा कि समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये कई किताबों में लिखा होता है। इसका मतलब होता है मैथ्स में समेशन, सिग्मा, कुछ समझ में आया नहीं आया, इसका मतलब होता है एडिशन, समेशन, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और ये फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स, कौन सा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स बॉडी की स्टेट में चेंज नहीं करते। ओके, तो ये 20 न्यूटन, ये 10 न्यूटन, तो ये कितना आ गया, 20 माइनस 10 कितना आ गया। क्यों मैंने ये 10 माइनस क्यों लिया, क्योंकि मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर दिया, तो इसके अपोजिट नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर तुम्हें अच्छे से आता है। ओके, 20 माइनस 10 कितना, 10 इक्वल टू मास कितना, 2 किलो, इनटू क्या, एक्सेलरेशन, 2 डिवाइड में क्या 10/2 कितना हुआ, 5, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकंड, सॉरी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द व्हाट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ओके, तो तुम्हें ये बात समझ में आ गई कि जितना ज्यादा चेंज आएगा मोमेंटम में उतना ज्यादा होगा फोर्स, उतना ज्यादा क्या होगा फोर्स। ओके, तो यहां से एक बात और पता चलती है, न्यूटन का सेकंड लॉ है ना, वहां से फर्स्ट लॉ भी प्रूफ होता है। कैसे? एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या है? फोर्स अपॉन मास। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई बॉडी पे कोई फोर्स नहीं है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? जीरो। तो यहां से मैं लिख लूं इफ फोर्स इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज व्हाट? एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो। फोर्स अगर जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो बटे कुछ भी हो, एक्सेलरेशन कितना आएगा? जीरो। और अगर एक्सेलरेशन जीरो है ना, मेरी बात समझना, अगर एक्सेलरेशन जीरो है ना तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। कहने का मतलब नो चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंज इन वेलोसिटी। सोचो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होगी। अच्छा, नो चेंज इन वेलोसिटी मींस क्या? नो चेंज इन स्टेट ऑफ बॉडी, नो चेंज इन स्टेट ऑफ बॉडी, स्टेट ऑफ मतलब बॉडी अगर रेस्ट पे होगी तो रेस्ट में रहेगी और v वेलोसिटी से मूव कर रही है तो v से मूव करती रहेगी। तो सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ के साथ कंसिस्टेंट है। क्या समझ में आया? नहीं आया? ओके सर, ये बात समझ में आ गई। लिख लेना, पोज करके लिख लिया करो। अब देखो, कुछ बातें लिखवाता हूं वो लिखते रहो। ये जो फर्स्ट लॉ है ना, फर्स्ट लॉ बैलेंस फोर्स के लिए। फर्स्ट लॉ कौन से फोर्स के लिए? फॉर बैलेंस फोर्सेस, फॉर बैलेंस फोर्सेस। सेकेंड लॉ फॉर बैलेंस एंड अनबैलेंस दोनों। अनबैलेंस लिख सकते हैं, फॉर अनबैलेंस फोर्सेस। ये सर बैलेंस और अनबैलेंस का क्या मतलब? बैलेंस का मतलब समझना, बैलेंस और अनबैलेंस का मतलब समझाता हूं कि अगर कोई बॉडी इस मान लो हॉरिजॉन्टल टेबल पे कोई बॉडी मूव कर रही है, मान लो एक बॉडी है जिसका मास m है और इस पे इस तरफ फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन और इस तरफ भी फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, तो इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना? जीरो। अरे बैलेंस फोर्स है ना, 20 इधर से और 20 इधर से, फोर्स कैसा हुआ? बैलेंस फोर्स हुआ। कैसा फोर्स हुआ? बैलेंस फोर्स हुआ। तो बैलेंस फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। बैलेंस फोर्स की वजह से वेलोसिटी में नो चेंज। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि दोनों फोर्स कैसे फोर्स है? बैलेंस फोर्स। तो फर्स्ट लॉ बैलेंस फोर्सेस के लिए। कौन से फोर्सेस के लिए? बैलेंस फोर्स के लिए। अनबैलेंस फोर्स में क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा। अनबैलेंस फोर्स में क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा। ओके, तो एक होती है इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम समझना फटाफट थोड़ा सा मैं जेईई मेन और नीट लेवल यही कवर करता जाऊंगा, ठीक है? तुम्हारा बेसिक बहुत स्ट्रांग बनाना कि आपके पास एक बॉडी है जिसका मास 2 kg। कितना kg? 2 kg। इस पे अगर मैं यहां से 50 न्यूटन फोर्स लगा, कितना न्यूटन फोर्स लगा? 50 न्यूटन, और ऊपर से मैं 10 न्यूटन फोर्स लगाऊं। एक बात बताओ, अगर ये सरफेस रिजिड है, रिजिड का मतलब ये ब्लॉक अंदर तो नहीं घुस सकता लेकिन आगे तो मूव कर सकता है ना, ये ब्लॉक आगे तो मूव कर सकता है। अब बच्चे क्या करें? फटाफट पूछा कि एक्सेलरेशन बताओ। अब यहाँ एक्सेलरेशन दो केस हो जाएंगे कि अगर मैं इसको x डायरेक्शन कंसीडर कर लूं और ऊपर वाले को मैं y डायरेक्शन कंसीडर कर लूं, ठीक है? तो x डायरेक्शन में कितना फोर्स? 50 न्यूटन। तो ऐसे लिखा जा सकता है समीशन ऑफ fx इक्वल टू मास इनटू x डायरेक्शन। तो क्या सिमिलरली समीशन इन y डायरेक्शन मतलब फोर्स इन y डायरेक्शन का समीशन क्या m इनटू ay लिखा जा सकता है? बचने का बिल्कुल सर लिखा जा सकता है। तो मैंने बोल दी इंतजार किस बात का, ठीक? कितना फोर्स है? 50 न्यूटन। 50 इक्वल टू मास कितना? 2 kg इनटू एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन। यहां से एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन कितना आ गया? 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या कुछ समझ में आया नहीं आया? अच्छा, सिमिलरली y डायरेक्शन में कितना है? 10 न्यूटन।
बट ये 10 न्यूटन क्या वाई डायरेक्शन कोई मोशन करवा पा रहा है? नो। ये 10 न्यूटन लग तो रहा है लेकिन यहां से अपने आप बैलेंस फोर्स लग जाता है क्योंकि सरफेस रिजिड है, अंदर तो नहीं घुसेगा ना। टेबल है, सपोज ये टेबल है, तो टेबल के अंदर तो नहीं घुस सकता ना। आप ऊपर से प्रेस कर रहे हो तो टेबल के अंदर नहीं घुस रहा है, इसका मतलब वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ये y इक्वल टू कितना हो गया? 0। तो समझ में आया नहीं आया? तो इस तरीके से आप x ax और ay दोनों लिख सकते हो। अब देखो मतलब फोर्स क्या करवा सकता है? फोर्स एक्सेलरेशन दे सकता है। एक्सेलरेशन क्या करवा सकता है? वेलोसिटी चेंज करवा सकता है। तो अब देखना, इफ यहां कंडीशन लिख रहा हूं, पहली कंडीशन, इफ फोर्स एंड वेलोसिटी आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, इफ फोर्स एंड वेलोसिटी आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, उस केस में क्या होगा समझना कि अगर आपके पास एक ब्लॉक m मास है और इसकी वेलोसिटी v इधर है और इधर ही फोर्स लग रहा है, इधर ही आप फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो, वेलोसिटी भी आगे फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम मतलब पैरेलल, और अगर पैरेलल होंगे ना तो ये फोर्स कंटीन्यूअसली एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? F/m। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? F/m। सोचो अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होगा तो स्पीड अप, स्पीड अप, स्पीड अप का मतलब क्या? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा। क्या समझ में आया नहीं आया? यानी कि डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, इस एरो का मतलब इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, स्पीड बढ़ेगी। क्यों? रीजन साफ है कि जिधर वेलोसिटी है उससे सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होगी तो आपकी बॉडी की स्पीड अप होगी, बॉडी की स्पीड क्या होगी? अप होगी। मतलब नो चेंज इन डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड चेंजेस। तो अगर ऐसा केस हो तो क्या लिखोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी changes, magnitude of velocity changes, but direction of velocity remains same, remains same। क्या मतलब कि आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। ओके, आगे बढ़ो, स्पीड डिक्रीज। अगर मैंने पैरेलल बोला तो क्या बोला? पैरेलल बोला। अगर एंटी पैरेलल हुआ तो सोचो वेलोसिटी इस तरफ है और आपने फोर्स इस तरफ से अप्लाई किया, मतलब वेलोसिटी आगे है और फोर्स आपने उसके जस्ट अपोजिट 180 पे, क्योंकि फोर्स ऐसा लग रहा है और वेलोसिटी आगे की तरफ है, तो क्या होगा? तो इस केस में एक्सेलरेशन होगा, वो क्या हो जाएगा? F/m मैग्नीट्यूड y, मास वेक्टर नहीं होता पागलों। अच्छा, तो ये एक्सेलरेशन इस बार नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन उल्टी है। सोचो वेलोसिटी इधर होगी और एक्सेलरेशन इधर होगा। अगर आओ क्या हो रहा है भाई? वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन इधर है, इसका मतलब क्या होगा? रिटार्डेशन। ये एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब स्पीड डाउन, मतलब डिक्रीज होगी। स्पीड क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। स्पीड क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। स्पीड क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं, स्पीड डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में। कुछ समझ में आया नहीं है? हो सकता है कि यहाँ पे भी कुछ टाइम तक ये चले और उसके बाद वापस आ जाए। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स किधर है? इधर की तरफ। ओके, केस सेकंड क्या हो सकता है? If force is perpendicular to velocity, if F and V are perpendicular to each other, force क्या क्या कर सकता है वो समझना है। If F and V are perpendicular to each other, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा? समझने की कोशिश करना कि मान लो कि आपका बॉर्ड है, इस बॉर्ड को मैं हॉरिजॉन्टल कर दूं,
कैसे कर दूं, हॉरिजॉन्टल। और ये m मास से ब्लॉक है, अगर मैं ये ब्लॉक ऐसे जा रहा है v वेलोसिटी से आगे और ऊपर से कोई फोर्स लग रहा है f ऐसे, और ये पूरे बोर्ड पे मोशन कर सकता है। आप ऐसा मत समझना नीचे कोई टेबल है, टेबल नहीं, इस बोर्ड को मैंने उखाड़ के ऐसे एकदम फ्लैट कर दिया, मेरी हथेली समझो, इस हथेली पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और वो आगे की तरफ वेलोसिटी कर रहा है, मैं इसके जस्ट परपेंडिकुलर इस साइड से फोर्स लगा रहा हूं। समझो कि ब्लॉक तुम्हारी तरफ आ रहा है और मैं फोर्स इसके जस्ट परपेंडिकुलर, जो मान लो कि डायरेक्शन कितनी है, जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूं। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकता, मतलब स्पीड को चेंज नहीं कर सकता, सॉरी, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्या चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन। तो इससे क्या होगा, इस केस में क्या हो जाएगा, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, ये फोर्स स्पीड चेंज नहीं कर सकता, स्पीड रिमेन्स सेम बट डायरेक्शन चेंजेस, डायरेक्शन चेंजेस। और अगर डायरेक्शन चेंज हुई इसका मतलब वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी के पास दो चीज होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी के पास क्या होगा, एक तो मैग्नीट्यूड क्योंकि वेक्टर है, और दूसरी क्या होगी, डायरेक्शन। एक मैग्नीट्यूड दूसरी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तुम्हारा सेम रहेगा लेकिन तुम्हारी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। फटाफट से सबको विजिबल है, फटाफट लिख लिया करो कि डायरेक्शन remains same but direction changes but magnitude remains same। सॉरी, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन याद है, यूनिफॉर्म में ऐसा ही होता था, ऐसा कोई स्टोन वगैरह एक डोरी से बांध दो और उसको ऐसे घुमाओ और इसकी स्पीड देखना, स्पीड कांस्टेंट रहती थी लेकिन डायरेक्शन बदलती थी। क्यों, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होता था, परपेंडिकुलर। देखो परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन कभी इस कंपोनेंट को चेंज नहीं कर सकता, ये वाली के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता। परपेंडिकुलर फोर्स या परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन, परपेंडिकुलर फोर्स या परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकते, और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बोलते हैं स्पीड। क्या बोलते हैं, स्पीड। तो दिमाग में रखना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन यूसीएम, AC is perpendicular, इसका मतलब क्या, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, इसीलिए तो सेंट्रीपिटल बोल देते हैं। बच्चों ने बोला ओके सर। नेक्स्ट चीज होती है इक्विलिब्रियम। अगली चीज क्या होती है, इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम को तुम्हें समझ में आ गया, स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। एक चीज समझा देता हूं जो बहुत काम आएगी। जेईई और नेट में अक्सर पहले सवाल पूछे जाते थे, कॉन्सेप्ट बना स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इसका मतलब समझो। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में सिंपली आपको क्या होगा, एक फोर्स होगा F1 और दूसरा फोर्स है इस साइड से F2, F1 एंड F2। इफ F1 इक्वल टू F2, इफ मोड ऑफ F1, मोड का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा तो बॉडी का एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा। समझ, इधर से 10 न्यूटन का धक्का, इधर से 10 न्यूटन का धक्का, बॉडी कहीं नहीं जाएगी। यानी कि अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ F1 एंड M2, देन बॉडी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, बॉडी remains in static equilibrium। स्टैटिक का मतलब यहाँ रेस्ट मत समझना, हो सकता है बॉडी चल रही हो तो उसी स्पीड से चलेगी, तो बॉडी इन इक्विलिब्रियम, बॉडी रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। बॉडी क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। बॉडी क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम में। अगर F1 और F2 में से कोई एक भी बड़ा हो गया तो क्या आ जाएगा, इसके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो फिर वहां पे इक्विलिब्रियम नहीं होगी। सेकंड, इफ F1 इज ग्रेटर देन F2, अगर फोर्स 1 है ना, उसका मैग्नीट्यूड फोर्स 2 से बड़ा है
तो इसके पास नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा F1 माइनस F2। क्यों? क्योंकि इधर से ज्यादा फोर्स लग रहा है और इधर से कम लग रहा है, तो ज्यादा माइनस कम, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है ना। और जैसे ही एक्सेलरेशन आ जाएगा कोई इक्विलिब्रियम नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। तो फिर यहां लिख लोगे एक्सेलरेटेड मोशन। कैसी मोशन? एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन। ये इक्विलिब्रियम का केस नहीं है, क्योंकि फोर्स आ गया, एक्सेलरेशन है मतलब फोर्स है। ओके, नेक्स्ट, व्हेन टू फोर्सेस एक्ट। अब क्या होगा? तीन फोर्स एक्ट कर। कितने फोर्स एक्ट कर? तीन फोर्स। अभी हेडिंग डाल दो लामीज थ्योरम। लामी एक साइंटिस्ट का नाम, उन्होंने एक थ्योरम दी थी, लामीज थ्योरम। थ्योरम क्या कहती है? सुनना कि अगर किसी बॉडी पे तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं, कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं? तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो अगर वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, अगर वो बॉडी इक्विलिब्रियम में, सुनना कि अगर ये m मास की बॉडी है और इस पे तीन फोर्स एक्ट कर रहा है, एक फोर्स ऐसा एक्ट कर रहा है F1, दूसरा फोर्स ऐसा एक्ट कर रहा है F2 और तीसरा फोर्स ऐसा एक्ट कर रहा है F3। जो F1 के सामने वाला एंगल है उसको मैंने अल्फा बोल दिया, F2 के सामने वाला एंगल है उसको मैंने बीटा बोल दिया, और जो F3 के जस्ट दो फोर्स के बीच वाला एंगल है उसको मैंने गामा बोल दिया। तो अकॉर्डिंग टू लामी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम क्या लिख सकते हो वो सुनना। अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम F1 अपॉन साइन अल्फा, F1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू F2 और उसके सामने वाले एंगल का साइन, F2 अपॉन साइन बीटा, F3 और उसके सामने वाले का साइन, F3 साइन गामा इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज द लामी थ्योरम। ये कौन सी थ्योरम है? लामी थ्योरम। तो ये चीज दिमाग में रखना कि अगर बॉडी पे तीन फोर्स एक्ट कर रहे हो और कंडीशन सुनना, कंडीशन मेन कंडीशन F1 का वेक्टर सम प्लस F2 प्लस F3 3 शुड बी इक्वल टू 0। ये कंडीशन बहुत जरूरी है। अगर ऐसा हो रहा है तो अप्लाई ये करना। समझ में आया नहीं है? नेट फोर्स 0 होना चाहिए। F1 प्लस F2, F1 प्लस F2 प्लस F3 का नेट सम 0 आना चाहिए, मतलब इक्विलिब्रियम में। बॉडी तीन फोर्स के लगते हुए क्या है? इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब क्या? बॉडी इन इक्विलिब्रियम। तीनों फोर्सेस का सम 0, इसका मतलब क्या? बॉडी इन इक्विलिब्रियम। उस केस में तुम ये लामी थ्योरम लगा सकते हो। याद रखना, ये काम आएगी, किस तरफ किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो मैं बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते। इस चीज को मैं ऐसे भी समझा सकता हूं कि देखो, अगर तीन फोर्स, एक फोर्स F1, दूसरा फोर्स ऐसे F2, तीसरा फोर्स ऐसे F3, तो ये तीनों फोर्स कहीं ना कहीं ट्रायंगल की साइड हो गए। मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था? वेक्टर ट्रायंगल लॉ पढ़ाया था ना, कि पहला अगर साइक्लिक है ना, F1 प्लस F2 प्लस F3, तभी तो 0 आएगा ना। अरे यार, तीनों ट्रायंगल की साइड होगी तभी तो ऐसा पॉसिबल है F2 प्लस F3 इक्वल टू 0। यस और नो? तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो सोचो F1 कौन सा? F1 देखो, ये रहा F1 और ये F1 और F2 के बीच वाला एंगल, F1 और F2 के बीच वाला एंगल देखो, F1 और F2 के बीच वाला एंगल ये वाला होगा। देखो F1 और F2 के बीच वाला क्या है? गामा। तो ये वाला एंगल हो जाएगा पाई माइनस गामा, क्योंकि गामा फोर्स F1 को आगे बढ़ा हुआ तभी तो गामा आएगा ना बाहर वाला। तो ये वाला कितना होगा? पाई माइनस गामा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल कितना होता है? 180 डिग्री पाई। तो समझ में आ रहा है क्या? अब देखो F1 एंड F3 के सामने वाला एंगल कितना है? बीटा। F1 एंड F2 के बीच का एंगल कितना है? बीटा। F1 एंड F3 के बीच का, सॉरी, F1 एंड F3 के बीच का एंगल कितना है? बीटा। ओके,
F1 एंड F3 के बीच का एंगल, मतलब इस F3 को आगे बढ़ा दो, ये एंगल कितना है बीटा, तो ये वाला हो जाएगा पाई माइनस बीटा, ये वाला हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो साइन रूल क्या कहता है, जिनको मैथ्स आती है ना ट्रायंगल, तो साइन रूल कहता है F1 अपॉन साइन पाई माइनस अल्फा। ये लामी को मैथ्स आती थी, लामी को क्या आती थी मैथ्स, मैंने तो पढ़ाया था लामी को, F1 अपॉन साइन पाई माइनस अल्फा, और साइन पाई माइनस अल्फा है ना, साइन पाई माइनस अल्फा साइन अल्फा होता है, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो समझ में आया नहीं? सिमिलरली F2 अपॉन साइन थीटा, F3 अपॉन साइन गामा। तो ये साइन रूल मैथ्स में होता है, साइन रूल, साइन रूल। तो साइन रूल से क्या आइडिया लगा था लामी थ्योरम का, कौन सी थ्योरम का, लामी थ्योरम का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड लॉ समझ में आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज डिफाइंड एज व्हाट, फोर्स। ठीक है, सेकंड लॉ अच्छे समझ में आया, उसकी कुछ एप्लीकेशन देखते हैं कि नेक्स्ट चीज होती है इंपल्स, नेक्स्ट चीज होती है इंपल्स। क्या इंपल्स मतलब झटका, इसको जे से रिप्रेजेंट किया जाता है। इंपल्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जे से। क्या होता है डेफिनेशन समझना इंपल्स की, इंपल्स की डेफिनेशन समझना, द प्रोडक्ट ऑफ force applied and time interval। फोर्स और जो टाइम इंटरवल है, और ये टाइम इंटरवल बहुत ही स्मॉल होता है, टाइम इंटरवल क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। तो यहां पे फोर्स और टाइम इंटरवल का प्रोडक्ट का मतलब समझो मल्टीप्लिकेशन, फोर्स इनटू डेल्टा टी। जो टाइम इंटरवल है ये वाला, ये टाइम बहुत छोटा होता है, इसको मैं कभी dt भी लिख दूंगा, इसको लिखा जाता है इंपल्स जे। और ये इंपल्स वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, पहला पॉइंट ये वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा पॉइंट इसकी यूनिट क्या हो, यूनिट देखो, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डेल्टा टी की यूनिट होती है सेकंड, तो न्यूटन इनटू सेकंड, न्यूटन इनटू सेकंड, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन इनटू सेकंड। सर डायमेंशन फार्मूला, हर चीज ये खुद से लिखा करो। डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, इसका डायमेंशन फार्मूला फोर्स और टाइम का, फोर्स का होता है m1 l1 t-2, दिस इज द फोर्स का, इनटू सेकंड, सेकंड का क्या होगा t की पावर 1, सेकंड का मतलब क्या होगा t की पावर 1। तो यहां से क्या मिल गया m1 l1 और t की पावर -1, क्योंकि -2 + 1 कितना होता है -1। यही तो मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला होता है, यही तो मोमेंटम का। ओ बच्चे ने सोचा F * डेल्टा t, सर सेकंड लॉ याद करो। मैं बोला क्या था सेकंड लॉ, बोला सर यही तो था सेकंड लॉ, F = डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। तो बोला हाँ, जो चेंज होता था मोमेंटम में, ये डेल्टा t सर इधर ले जाओ। मैंने बोला ठीक है, तो सर F * डेल्टा t = सर डेल्टा p। ओहो, जो मोमेंटम के डायरेक्ट, जो मोमेंटम में चेंज आता है ना, वही तो इंपल्स के इक्वल है। तो यहां से एक और बात पता चल गई कि J = F डेल्टा t = डेल्टा p। इसको मैं थोड़ा लिखूं तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज डिफाइंड एज इंपल्स। मोमेंटम, change in momentum is defined as what, impulse। J, impulse कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। सर इसके कुछ एग्जांपल क्या जरूरत पड़ी इंपल्स की, देखिए इंपल्स क्या होता है। ये फोर्स होगा, वो इंपल्सिव फोर्स होगा, और ये किस केस में होगा वो सुनना। एग्जांपल के साथ समझे। एग्जांपल फर्स्ट कि आपकी एक फुटबॉल है, सिचुएशन समझना, ये केस कहां से आता है वो समझना। इंपल्स फोर्स कैसे होता है कि देखो, अगर कोई बॉल आ रही है, बॉलर बॉल फेंक रहा है और बैट्समैन उसको बल्ले से हिट कर रहा है, बल्ले से क्या कर रहा है, बॉल को हिट कर रहा है,
तो वो फोर्स लगाता है बहुत कम टाइम के लिए, वो टाइम कैलकुलेट करना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो कितना इंपल्स इंपार्ट किया वो चेंज इन मोमेंटम से इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। क्या समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो मान लो आपके पास एक फुटबॉल है जिसका मास है 2 kg। फुटबॉल का मास, ऐसे एक एग्जांपल से समझाता हूं, फुटबॉल का मास कितना है? 2 kg, और ये चल रही थी आपकी 10 मीटर पर सेकंड से। कितनी स्पीड से चल रही थी? 10 मीटर पर सेकंड से। और आपने पीछे से इसको किक मारी, पीछे से आपने क्या मारी? किक। आपने पीछे से इसको किक मारी, और एक किक मारी ना, ऐसा तो नहीं प्यार से जाके किक मारोगे, किक मारोगे तो बहुत कम टाइम के लिए मारोगे। वो टाइम इंटरवल था 0.2 सेकंड। कितना सेकंड था? ऐसे मैं एज्यूम कर लेता हूं 0.2 सेकंड। किक मारी मतलब तुमने पीछे से कोई फोर्स लगाया, कितने इंटरवल टाइम के लिए? 0.2 सेकंड के लिए। तो आपको बोला कि इस फुटबॉल की फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी? क्या स्पीड चेंज होगी? बिल्कुल चेंज होगी। अच्छा, अब देखो डेफिनेशन क्या कहती है कि इंपल्स इक्वल टू J इक्वल टू F डॉट डेल्टा T इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। बच्चे ने बोला हाँ सर, चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या? P फाइनल माइनस P इनिशियल। चेंज का मतलब क्या? चेंज का मतलब क्या? P फाइनल माइनस P इनिशियल। यस और नो? बोला यस। तो F क्या है तुम्हारी जो किक मारी वो, इनटू डेल्टा T इक्वल टू P फाइनल, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। देखो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऐसे और इनिशियल केस में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में, तो मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10। कितनी है? 10। ओके, F इनटू डेल्टा T। डेल्टा T कितना देगा? 0.2 सेकंड। 0.2 सेकंड इक्वल टू मास कितना? 2 kg। 2 इनटू फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, माइनस मास कितना? 2 kg। 2 इनटू 10 20 हो गया। ये कितना हो गया? 20। ये कितना हो गया? 20। 2 इनटू v इनटू, और आपको ये किक का फोर्स दे रखा है, किक का फोर्स दे रखा है 10 न्यूटन। किक का फोर्स कितना दे रखा है? 10 न्यूटन। तो ये हो गया 10 इनटू 0.2 इक्वल टू 2 इनटू v माइनस 20। 2 इनटू v इनटू 20। क्या यहां तक समझ में आ रहा? विजिबल नहीं है? एक मिनट, ये वाली चीज मैं यहां लिख देता हूं। ये वाली चीज यहां लिख देता हूं। F इंटू 0.2 और किक का फोर्स कितना दे रखा है? 10 न्यूटन। तो 10 इंटू टाइम कितना? 0.2 इक्वल टू 2 इंटू v माइनस 2 इंटू 10 कितना? 20। 20 इस साइड ले आओ, 0.2 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 2, और उधर से कितना आएगा? 20 तक इक्वल टू 2 इंटू v। यहां से v कितना आ जाएगा? 22/2 11 मीटर पर सेकेंड। तो उस बॉल की स्पीड क्या कर गई? इंक्रीज कर गई। पहले 10 थी, किक मारने के बाद इसकी फाइनल स्पीड हो जाएगी 11 मीटर पर सेकेंड। क्या समझ में आया नहीं आया? यस। अब देखो इस टाइप का एक और दूसरा क्वेश्चन कराता हूं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, आपके पास एक फुटबॉल है, अगेन वही मेरी फुटबॉल 2 किलो की, ठीक है, और एक फुटबॉल ऐसे जा रहे थे 10 मीटर पर सेकेंड से। अब की बार मैंने किक सामने से मारी इस डायरेक्शन से, किक, और अगेन किक का जो टाइम था 0.2 सेकेंड। किक का टाइम कितना था? 0.2 सेकेंड। तो आफ्टर किक, किक मारने के बाद, आफ्टर किकिंग, किक मारने के बाद आफ्टर किक क्या हुआ? इसकी वेलोसिटी पलट के ये फाइनली इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से जाने लगा। इसकी फाइनल सिचुएशन है 10 मीटर पर सेकंड। पहले तो आगे जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड, तो उसको सामने से किक पड़ी, सामने से क्या पड़ी? किक। तो फटाक से उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। बच्चे ने बोला ओहो, आफ्टर किक
its final speed becomes 10 meter per second. Then calculate force imparted. जो फोर्स अप्लाई किया ना, कितना फोर्स अप्लाई किया, फोर्स imparted, इस फुटबॉल को कितना फोर्स लगा। ओके, बच्चे ने बोला सर कैसे करूं, मैंने बोला बेसिक फॉर्मूला देखना, सॉल्यूशन देखना। सॉल्यूशन क्या करते हैं सर, F into delta t impulse equal to change in momentum। मैंने बोला यस। तो देखो चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या, P फाइनल माइनस P इनिशियल। ओके, और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, मोमेंटम कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। देखो सिचुएशन क्या है, बिफोर किक, ये बिफोर वाली कंडीशन है कि आपकी फुटबॉल ऐसे जा रही है, इसका मास कितना 2 kg, इसकी स्पीड कितनी 10 मीटर। आफ्टर किक क्या हो जाता है, ये फुटबॉल इस तरफ जाती है 10 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल मोमेंटम इस तरफ है P इनिशियल, और P फाइनल इस तरफ। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो ये हो गया P फाइनल। अच्छा, P फाइनल इस तरफ और P इनिशियल इस तरफ है। मेरी बात समझना कि अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूं, इस डायरेक्शन को मैं क्या मान लूं, नेगेटिव मान ले, पॉजिटिव मान ले, आंसर कभी गलत नहीं आएगा। इस डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव कंसीडर कर दूं तो P फाइनल पॉजिटिव, मास इनटू वेलोसिटी फाइनल, माइनस इनिशियल को फिर नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगी, एक पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव हो जाएगी। ओके, तो ये हो जाएगा मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। तो दिस इज क्या हो जाएगा, मास इनटू मास कितना 2 इनटू वेलोसिटी कितनी 10, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 इनटू 10। तो ये कितना आ गया 20 कितना आ गया 40, इक्वल टू फोर्स इंपार्टेड नहीं पता कितने टाइम के लिए इंपार्ट किया था, 0.2 सेकंड के लिए गिवन है, 0.2 सेकंड के लिए। तो फोर्स आ गया 40/0.2। जब भी पॉइंट हटाना हो ऊपर एक जीरो लगा दो, पॉइंट हट गया। 200 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, कितना फोर्स इंपार्ट किया 200 न्यूटन, 200 न्यूटन। कितना फोर्स इंपार्ट किया 200 न्यूटन। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में दे रखा है कि बॉलर बॉल करता है, बॉल का कुछ मास दे रखा है, वापिस सेम डायरेक्शन में जाती है, जितनी स्पीड से आती है उसी स्पीड से जाती है। सेम क्वेश्चन है, आपका होमवर्क है, होमवर्क 5.4, एग्जांपल नंबर 5.4, एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 5.4 करना है। आज का होमवर्क है एग्जांपल 5.4। इंपल्स के बारे में डिटेल में आप एनसीईआरटी पढ़ो, मजा आएगा, ठीक है। जितना पढ़ा है उतना नोट्स में लिख लो, ठीक है। इंपल्स आपको अच्छे से समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन करा देता हूं, एग्जांपल नंबर 3। आपके पास एक फुटबॉल है जिसका मास 1 kg, और ये जा रही थी इस तरफ 2 मीटर पर सेकंड। कितने से जा रही थी 2 मीटर पर सेकंड। आपने इसको किक मार दी, क्या मार दी, किक मार दी। इस साइड से आपने किक मारी, किक की डायरेक्शन देखो, सामने से किक मारी, और यहां का जो किक का टाइम था ना, वो टाइम था 0.1 सेकेंड। किक का टाइम कितना था 0.1 सेकेंड, किक का टाइम था 0.1 सेकेंड। फाइनली क्या होता है कि बैक चली जाती है, इसकी डायरेक्शन बदल जाती है, और दिस इज द फाइनल सिचुएशन। फाइनली इसकी स्पीड हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड। इस फुटबॉल की आफ्टर किक की सिचुएशन है, सोचो बॉल ऐसे जा रही, सामने से किक मारी, तो ये बॉल वापस 20 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा स्टार्ट हुई। तो आपको पूछा कि किक का फोर्स कितना होगा, क्वेश्चन है किक का फोर्स कितना होगा।
बच्चे ने बोला सर जैसा ऐसा किया वैसे तो करना है। बोला बिल्कुल करो, आ जाओ फटाक से। देखिए अब की बार तुम्हारे डायरेक्शन का कभी लफड़ा नहीं होगा। आप चाहो तो आगे वाली पॉजिटिव मानो, आप चाहो तो पीछे वाले नेगेटिव मानो। मैं बोलता हूं इस बार आगे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, तो पीछे वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नेगेटिव। ओके, आपकी मर्जी कैसे भी, आगे नेगेटिव मानो तो पीछे पॉजिटिव हो जाएगी, आगे पॉजिटिव मानो तो पीछे नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अब देखना कि F into डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा P। डेल्टा P क्या हो जाएगा? P फाइनल माइनस P इनिशियल। P फाइनल किधर? इधर की तरफ। और अगर मैं इधर को नेगेटिव कंसीडर करूं, पीछे वाले डायरेक्शन नेगेटिव, तो फाइनली इसका 1 into 20, तो 1 into 20 मीटर पर सेकंड। बट ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। फाइनल मोमेंटम किधर है? नेगेटिव। माइनस ये वाला माइनस इनिशियल मोमेंटम। देखो इनिशियल मोमेंटम तो आगे की तरफ है ना, तो वो तो पॉजिटिव लेना है, तो 1 into 2, 1 into 2, तो यहां से कितना आ गया? -20 और -2, -22। कितना आ गया? -22। अब देखो फोर्स इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना? 0.1। डेल्टा टी कितना? 0.1। तो फोर्स इक्वल टू आ गया -22 डिवाइड बाय 0.1। और जब भी पॉइंट हटाना हो तो ऊपर जीरो लगा लो, तो ये आंसर आ गया -220 न्यूटन। बच्चे बोले ये क्या बात है सर, माइनस क्यों आया? अब समझना मेरी बात, ये नेगेटिव साइन सिर्फ ये बताता है कि आपने किक नेगेटिव डायरेक्शन में मारी है। नेगेटिव मतलब पीछे, देखो किक किधर मारी है। समझ में आया नहीं आया? तो डायरेक्शन कुछ भी ले, तेरे को पता चल जाएगा कि तूने किक किधर मारी है। तो फोर्स कितना आया? -220 न्यूटन। तो आप नेगेटिव पॉजिटिव से परेशान मत रहना, एक डायरेक्शन पॉजिटिव कंसीडर कर दी तो दूसरी को नेगेटिव कर देना। क्या समझ में आया? आगे नेगेटिव तो पीछे पॉजिटिव, कुछ भी मानो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, बाय। नेक्स्ट क्लास में अपन थर्ड लॉ पढ़ेंगे। कौन सा लॉ पढ़ेंगे? थर्ड लॉ। चलिए बाय।